Good morning, everyone. Let's start with the session. This is the first session of the revision cum fast track batch for your upcoming exam. इस सेशन में या मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और आगे का हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम किस तरीके से आपके एग्जाम को मतलब एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, वो मैं आपको आज थोड़ा सा बता देता हूं और उसके बाद हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आज आपके लिए ऑब्वियसली जर्नल और वहां से मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। ये एक रिवीजन प्लस द फास्ट ट्रैक है, तो ये चीज समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये एग्जाम फोकस्ड है। तो मैं हर एक चीज पहले तो आपको रिवाइज करा के दूंगा, ईच एंड एवरी कंसेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो हर एक कंसेप्ट को आपको रिवाइज करके दिया जाएगा और उसके साथ साथ में हर एक टॉपिक के आपको क्या बोलते हैं सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, यानी क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ उतना ही देखना है क्योंकि मैं जो आपको लिस्ट या मैं जो आपको नोट्स देने वाला हूं यहां पर, उसके अंदर बेटा सारे आरटीपीस के जो भी रेलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जैसे एग्जाम के लिए भी आपको कम से कम पिछली 4 आरटीपीस तो देखनी ही चाहिए। तो मैंने पिछली 5 आरटीपीस, उतने ही मॉक टेस्ट पेपर्स, उतने ही पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, वो सब यहां पे कवर किए हुए हैं। तो बेटा आपको सबको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आपको सब अलग अलग जगह ढूंढना नहीं है, वो सब आपको यहीं पे एक ही नोट्स में मिल जाएगा, एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं मैं स्टार्ट करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल के साथ, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मैंने नवंबर 22 तक की आरटीपी के क्वेश्चन ले लिए, नवंबर 22 जो आपका खुद का एग्जाम है ना, वहां तक का सारा आरटीपी भी उसमें कवर्ड अप है। याद रखिएगा आरटीपी है, सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं ना बेटा, मॉक टेस्ट पेपर्स अभी रिलीज हो रहे हैं, एक आया है एक नहीं आया है। तो मॉक टेस्ट के अलग से सेशंस में अपलोड करूंगा, वो आपको डायरेक्ट देख लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने मैथ्स का कर दिया है वैसे ही मैं अकाउंट्स का भी करने वाला हूं, है ना। तो आप मॉक टेस्ट पेपर के सेशन वहां से देख लेंगे और बाकी का सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर फॉर दिसंबर 22 को छोड़कर, मतलब आपके एग्जाम के मॉक टेस्ट पेपर को छोड़कर बाकी के 5 मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी यहां पे कवर्ड अप हैं। और मैंने जब बनाया है तो मैं इतना डिटेल में बना रहा हूं कि आपको, जब मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं देखना है तो सच में कुछ नहीं देखना है। ट्रू फॉल्स भी मैंने आरटीपीस के, एमटीपीस के, पास्ट एग्जाम्स के, मतलब सब कुछ यहीं पे रखे हैं। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन, और वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सब कुछ मैंने यहां विद सॉल्यूशन दिया है। आप जैसे देख सकते हैं हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है या आरटीपी का है या एमटीपी का है, वो सब मैंने यहां पे विद सॉल्यूशन देके रखा है। ठीक है, ये सब आप जो देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, जो एमटीपी वगैरह के क्वेश्चंस है, आरटीपी के क्वेश्चंस है, सबके विद सॉल्यूशन दिए हैं ताकि आप अपना आंसर चेक करते रह सको। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रिवीजन सेशन। ओके, दिस इज अ रिवीजन प्लस फास्ट ट्रैक सेशन, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, वी आर वी आर फेसिंग टाइम कंस्ट्रेंट्स आल्सो, हमें इसे रीजनेबल टाइम में भी फिनिश करना है। ठीक है, सो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हमारे इस नोट्स में, इस रिवीजन्स में हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, एक भी टॉपिक्स हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए, सबको मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा फिर से एक बार। ठीक है, उसके अलावा ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, जो जो सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बराबर है, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी कितनी बार आ रहा है, तो आपको मतलब आप उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने लिटरली अलग अलग जगह पे ये भी मेंशन करके रखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 3 बार आया है, ये क्वेश्चन 4 बार आया हुआ है, इस टाइप से भी बेटा मैंने मेंशन करके रखा हुआ है वहां पर। ओके, सो रिमेंबर दैट। So all topics, all past exam questions, all RTP questions, right? इसके अलावा all MTP questions, ये सब आपका यहाँ पे कवर अप है। सिर्फ मैंने क्लियरली आपको अभी डिस्क्लेमर दे दिया है कि सिर्फ जो आपकी दिसंबर 22 की MTP है वो इसमें नहीं है क्योंकि वो अभी रिलीज हो रही है। ओके, सो वो इसमें कवर्ड अप नहीं, उसके आपको अलग सेशंस मिलेंगे, वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, और मैंने कोई कंजूसी नहीं की है, विद सॉल्यूशन है सब कुछ। ठीक है, सो विद सॉल्यूशंस है तो आपको वहीं पे ही देखना है और कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
ठीक है. So I hope you are having now full confidence on what you are going to do, and this one revision is definitely going to help you to crack the exams. Okay, we'll be starting right from the scratch. Sure, let's not waste time और immediately start करते हैं. The first topic, that is accounting process journal. Okay, journal. सबसे पहले फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? लूका पैसियोली, राइट. उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है समा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिता. ठीक है, ये आपको क्यों बताया जा रहा है, मैंने ये ऐसी थ्योरी भी क्यों रखी हुई है, अगर कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया तो वो आप इसमें से निकाल सकते हैं. एग्जाम में 12 मार्क के ट्रू फॉल्स आने वाले हैं, याद रखिएगा. ये आपको क्रैक करना है, मतलब करना है. ठीक है, उसको कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें अपने का आउट ऑफ निकालना है, मतलब निकालना है. मैंने उतना मेहनत किया है मेरे नोट्स में, आपको भी उतना ही मेहनत करना है. ठीक है, चलो. लूका पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग, किताब का नाम था समा दे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिता. उन्होंने उसमें बुक कीपिंग के बारे में बात की थी, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के. बुक कीपिंग जिसमें आप किताबें रखते हैं. कौन सी किताब? जर्नल, लेजर, बराबर है, जिसमें सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ होता है. ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा वो स्टडी करना है. बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग. बुक कीपिंग थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, सॉरी, अकाउंटिंग थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, बुक कीपिंग छोटा कंसेप्ट है. बुक कीपिंग में आप सिर्फ डेटा लिखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जर्नल, लेजर, यही चीजें बनाते हो. लेकिन अकाउंटिंग के अंदर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. तो अकाउंटिंग थोड़ा वास्ट कंसेप्ट हो जाता है, थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है. जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग रियल में स्टार्ट होती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स उसके बाद ही बनने वाले हैं. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जहां हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. याद रखिएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो साइंटिफिक तरीके का है, बराबर है, साइंटिफिक अप्रोच होती है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंट टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिकॉल कर लेते हैं. असेट, असेट का मतलब आपकी जायदाद है ना, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो. लाइबिलिटी, जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, जो आपको किसी को पे करना है मालिक को छोड़कर. कैपिटल, जो पैसा ओनर का लगा हुआ है, बराबर है, दैट इज कैपिटल. नेक्स्ट, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, टर्नओवर. सिंपल भाषा में बोलूं तो आपकी कमाई. आपकी कमाई जो कहां से आ सकती है? आपकी कमाई गुड्स बेचकर आ सकती है बेटा, आपकी कमाई सर्विसेज से आ सकती है, आपकी कमाई हो सकता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, इन सब चीजों से आ सकती है. एक्सपेंस, आपका खर्चा, ठीक है ना, एक्सपेंस यानी आपका खर्चा. चलो अब फटाफट क्लासिफाई करते हैं कि ये 5 आइटम्स में से कौन सा असेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है. बैंक लोन, ऑब्वियसली ये क्या होगा? बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, राइट. बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी. ये जो कंसेप्ट्स में, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे अपने नोट्स में, सिर्फ कंसेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए है. ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए, इसलिए इसके सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, ये कोई एग्जाम में नहीं आया हुआ है. चलो, सो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी. जल्दी से मुझे बताइए, कैपिटल ड्रॉइंग्स तो चलो वो तो कैपिटल का ही पार्ट हो गया, बराबर है, वो तो कैपिटल का ही पार्ट हो गया. आप मुझे इस तरीके से आंसर करेंगे, ALCIE, कम ऑन. सैलरीज क्या है? व्हाट इज सैलरी? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस. करेक्ट है बेटा आपका आंसर, दैट इज एक्सपेंस. सैलरी इज नॉट इनकम, ओके, सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर. आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ सैलरीड एम्प्लॉय, ओके, यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन. सैलरी आपके लिए खर्चा है. बिल्डिंग, asset. And what about discount received? What's this? What is discount received? Perfect. That is income. Okay, that is income. चलिए, मैं स्पेसिफिकली एक एक बच्चे का बेटे नाम शायद ना ले पाऊं क्योंकि मतलब टाइम कंस्ट्रेंट्स और वो बाकी सब चीजों के कारण. चलिए अब इनके रूल्स देखते हैं. रूल्स क्या है? हम सब जानते हैं, असेट जब बढ़ता है,
असेट जब बढ़ता है तो बेटा डेबिट होता है, याद रखिएगा। अगर आपको असेट को बढ़ाना है तो आपको असेट को डेबिट करना है। असेट एक ऐसा अकाउंट है ना जो डेबिट बैलेंस दिखाता है, तो अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आपको उसको और डेबिट करना है, अगर आपको उसको घटाना है तो बेटा क्रेडिट करना है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, घटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम ये सब क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं, बराबर है। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, तो अगर इन्हें बढ़ाना है तो इन्हें क्रेडिट ही करना पड़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाले को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं, घटाने के लिए डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम इनको घटाने के लिए डेबिट करना होगा, बराबर है। और इनको बढ़ाने के लिए क्या मतलब इनको घटाने के लिए डेबिट करना होगा और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा। सिमिलरली असेट और खर्चे ये हमेशा डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं और घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, ठीक है। सिंपल सवाल ये है कि असेट और एक्सपेंस ये हमेशा कौन से बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं? असेट, खर्चा, लॉस ये हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाते हैं? क्या ये डेबिट बैलेंस होते हैं या ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं? ठीक है, सो परफेक्ट है बेटा आप लोगों के आंसर्स, ठीक है। सो इसमें हमेशा यस यस बिल्कुल सही है, तो इसके अंदर हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। असेट में, एक्सपेंस में, लॉस में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम्स ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं। डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करना पड़ता है, घटाने के लिए क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं, घटाने के लिए डेबिट करते हैं। बैंक लोन, जरा सोचो, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, बराबर है। लाइबिलिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे चैट में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो लाइबिलिटी को अगर मुझे बढ़ाना है, लाइबिलिटी एक क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट होता है, उसको बढ़ाने के लिए बेटा और क्रेडिट करते हैं। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट होता है, उसको घटाना है। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट होता है, याद रखिएगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट होता है, उसको घटाना है, डेबिट करना होगा। सैलरी, खर्चा, खर्चा डेबिट बैलेंस, डेबिट वाले को बढ़ाने के लिए और डेबिट करना होगा। परफेक्ट, आप बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी असेट है ना, असेट तो डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट को अगर घटाना है तो हमें ऑब्वियसली क्रेडिट करना होगा। परफेक्ट परफेक्ट। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, इनकम हमें बढ़ानी है, इनकम क्रेडिट बैलेंस वाली होती है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं, सो दैट इज क्रेडिट, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिकॉल करते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप देख रहे हो मैंने सिर्फ क्विकली रिमाइंड कराने के लिए सारे कंसेप्ट्स मैंने यहां रखे हैं, फटाफट फटाफट गो थ्रू हो जाएंगे तो हमको बिल्कुल याद आ जाएगा सब कुछ। P&L वो स्टेटमेंट जिसमें आप प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। फिक्स्ड एसेट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड एसेट जो आप प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज देने के लिए काम में लेते हैं, ऐसे एसेट्स जो जनरली 12 महीने से ज्यादा रखे जाते हैं हमारे पास में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जिसे आप 12 महीने के बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी इसका ऑपोजिट होता है ना। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसे 12 महीने के बाद पे करेंगे, तो करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसे 12 महीने के अंदर पे करेंगे। फिक्स्ड एसेट जिससे आप प्रोडक्शन वगैरह करते हैं और वो बेचने के लिए नहीं होता है, 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं जिसमें कैश आता है, इन्वेंट्री आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, ये सब करंट एसेट होते हैं। ये एक ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं 12 महीने के अंदर अंदर बेटा ये कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है ना। 12 महीने के अंदर अंदर ये कंज्यूम हो जाते हैं। इंटेंजिबल जिसको तुम टच नहीं कर सकते। डेटर, डेटर मतलब क्या? इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, एग्जांपल उसका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह। डेटर आपका कस्टमर, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे लिए मेरे स्टूडेंट डेटर है, क्यों? क्योंकि मैं मतलब मेरे लिए मेरे कस्टमर कौन गिने जाएंगे, ठीक है। मैं कुछ गुड्स तो नहीं बेच रहा, लेकिन मैं सर्विस दे रहा हूं, तो सर्विसेज भी देने के बाद में जिससे रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है, आने वाला है ना। अगर मिल गया है तो अब वो डेटर नहीं रहेगा, आने वाला है वो हमारे लिए डेटर है, ओके। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर कौन? जिससे हमने गुड्स या सर्विसेज लिए हैं और हमें उसे पे ऑफ करना है, ठीक है। डेटर्स को आजकल हम लोग ज्यादातर ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, याद रखिएगा, ठीक है। डेटर्स, क्रेडिटर्स को, जैसे डेटर्स को हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं,
क्रेडिटर्स जो आपकी लाइबिलिटीज होती है उसे ट्रेड पेएबल या अकाउंट पेएबल कहते हैं। इन्वेंट्रीज तुम्हारा स्टॉक, सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारा स्टॉक, जिसमें तीन चीजें आ जाती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस, है ना। ये तीनों चीजें उसमें आती है। रॉ मटेरियल भी आता है, जिसका काम चल रहा है वो प्रोसेस वाला भी आता है, और फिनिश गुड्स भी आता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली वो चीज जो आपके धंधे में नहीं लगी है, उसके अलावा आपने कहीं और लेके रखा हुआ है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। वो शेयर हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। याद रखिएगा, जो आपके धंधे में नहीं लगा है और आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उससे हो सकता है आपको रेंटल इनकम आ रही हो, इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, बराबर, डिविडेंड इनकम आ रही हो, लाइक दैट। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट को एनालाइज करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट को समझने के लिए दो अप्रोचेस हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इसके अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम एक इक्वेशन बनाते हैं, और वो इक्वेशन एकदम आसान है। इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, यानी मालिक का पैसा, इक्विटी यानी मालिक का पैसा, प्लस लायबिलिटीज बाहर वाले का पैसा, इज इक्वल टू योर टोटल एसेट्स। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमेशा रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बेटा मतलब मैच होगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर सकता हूं स्टूडेंट्स। लाइबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, लॉन्ग टर्म और करंट। वैसे ही असेट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स। अगर मैं करंट लाइबिलिटी यहां से वहां लेकर चला जाऊं तो वो हो जाएगा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और आपको पता होना चाहिए कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। तो आपका करंट लाइबिलिटी वहां चला गया है और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल बन चुका है। सो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस द नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो व्हाट इज द नॉर्मल इक्वेशन? नॉर्मल इक्वेशन है हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। परफेक्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कहां से लिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन मई 22 एग्जाम से लिया हुआ है। ओके, मई 22 की मॉक टेस्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आया था। असेट 45 लाख, लाइबिलिटी 7.5 लाख, कैपिटल कितना होगा? कम ऑन जल्दी से बताइए बेटा, कैपिटल कितना होगा? प्लीज आंसर मत देखिएगा, ठीक है। सो एक काम करता हूं बेटा मैं श्योर। सो असेट हमारा 45 लाख, लाइबिलिटी 7.5 लाख, कैपिटल कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, आप कम कर लेंगे, राइट। असेट माइनस लाइबिलिटी इज गोइंग टू गिव यू कैपिटल, सो दैट इज 37,50,000, राइट। 37,50,000 असेट में से लाइबिलिटी गया। चलो वैसे ही अगला वाला बताओ तो, कि असेट अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, लाइबिलिटी 4.5 लाख का है और कैपिटल पता नहीं कितना है, कैपिटल दिया है सॉरी 2,25,000। कम ऑन, असेट कितना होना चाहिए? आप जानते हैं असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो इन दोनों का टोटल करना होगा। सबका आंसर बिल्कुल सही है, 6,75,000, 6,75,000। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बेटा असेट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, आपसे लाइबिलिटी पूछा है। तो 43,50,000 माइनस 41,25,000, सो 2,25,000 इज परफेक्ट, राइट, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। अब आखिरी वाला आप आंसर करो तो देखो उसने कैसा दिया हुआ है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो फिर मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं, जैसा उन्होंने दिया था वैसा ही दिया हुआ है आपको, बराबर है। असेट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दी है, आपको कैपिटल पूछा गया है। सही है भाग्येश, जैसा उन्होंने दिया बिल्कुल वैसा मैंने आपको दिया है। परफेक्ट शिवम। प्रतीक इट्स रॉन्ग बेटे, राउंड ब्रैकेट में मतलब निगेटिव है, समझने की कोशिश करिएगा। राउंड ब्रैकेट में है मतलब निगेटिव है, तो लाइबिलिटीज निगेटिव, तो इट्स लाइक 1.71 करोड़ इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी इज ऑलरेडी निगेटिव 8.4 lakhs, ओके, सो प्लस एक्स, तो ये तो वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। सो यहां पे आपको ऐड कर लेना चाहिए 1.71 करोड़
plus 8,40,000, so that is going to become 1,79,000, 1,79,40,000. Okay, so that is going to be the answer. That is going to be the answer. So इस तरीके से बेटा आपको ये करना है ना? एनी डाउट स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज? हमारे सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं. चल आगे. नेक्स्ट, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन. मैं एक चीज आपको और बोल दूं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स. दिस इज अ रिवीजन लेक्चर. इसे आप बाद में वापस देखोगे कभी, तो इसीलिए आपका रिकॉर्डिंग बराबर रहे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बार बार नहीं कहूंगा. आप सब जानते हैं मेरा अप्रोच एकदम फ्रैंक है. आपको बिंदास कभी भी क्वेरी रही, आप क्वेरी चैट में भेज दो. आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये हमें सिर्फ तरीका देखना था. ये क्वेश्चन ना कभी आया है ना कुछ, मैं सिर्फ चाहता था कि आपको अप्रोच पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व होगा. डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन. ऑब्वियसली भाग्येश आपको मिलेगा ये सब नोट्स, पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा 100%. डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट्स. आप यहां पे देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनाने को कहा गया है. कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, ये सब दिया हुआ है. एट द एंड ऑफ द पीरियड भी आपको दिया हुआ है कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट्स, कैश एंड बैंक वगैरह. रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड द प्रॉफिट. आपको इक्वेशन रीसेट करना है और प्रॉफिट निकालने को कहा गया है, ठीक है. अब समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. ऑब्वियस ही बात है, आप ओपनिंग का एक तरीके से आप एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे कि टोटल असेट्स कितनी है. टोटल असेट में आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक. फिर आप लाइबिलिटीज लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे, और आप देखोगे कि लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल असेट्स के साथ मैच हो गया है, ठीक है. तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बराबर है. अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बोला है, अगर आप ये सारे असेट्स का टोटल करोगे, ये चारों असेट्स का टोटल करोगे और फिर कैपिटल और दोनों लाइबिलिटीज का टोटल करोगे, वो टोटल मैच हो जाएगी. उसको मैच होना ही पड़ेगा क्योंकि वही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ठीक है. तो ये मैच हो जाएगा. आपको वैसे ही ओपनिंग के लिए करना है, वैसे ही क्लोजिंग के लिए भी करना है. लेकिन उसने बोला कि प्रॉफिट भी निकाल के बताओ. मुझे मेन तो आपको यह सिखाना था कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे. बेटा सिंपल सी बात है, आपको ओपनिंग का कैपिटल दिया है 51,000. मान लीजिए आपने क्लोजिंग की बैलेंस शीट बनाई और क्लोजिंग का बैलेंस शीट या बोलो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो, और आपका क्लोजिंग का कैपिटल आया मान लीजिए 56,000. ओपनिंग का कितना था 51,000 कैपिटल, क्लोजिंग का कैपिटल 56,000, ठीक है. अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना, मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं. तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ. ओपनिंग का कैपिटल 51,000, क्लोजिंग का कैपिटल 56,000, ठीक है. सो अंडरस्टूड सी बात है. हमारा कैपिटल कैसे बढ़ता है, हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ होगा तभी बढ़ा होगा. ड्रॉइंग्स आपको दिया नहीं है, ठीक है, फ्रेश कैपिटल आपको दिया नहीं है, तो हमारा कैपिटल कब बढ़ा होगा, क्यों बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा. तो हमारा कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट से बढ़ता है, हमारा नेट प्रॉफिट कैपिटल में ही जाता है. तो कैपिटल्स को कंपेयर करके बेटा प्रॉफिट्स बता सकते हैं, ठीक है. कैपिटल्स को कंपेयर करके बेटा आप प्रॉफिट्स बता सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा. इसको कैपिटल कंपैरिजन मेथड कहते हैं. आप कैपिटल से कैसे बताते हैं प्रॉफिट्स वो भी आपको समझाता हूं. क्लोजिंग कैपिटल ये चाहिए तो आप अपने नोटबुक्स में लिख के रख सकते हैं. एट ड्रॉइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल, ओके, लेस फर्दर कैपिटल. अगर मान लीजिए कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, तो वो आपको कम कर लेना चाहिए, और इससे आपको मिल जाता है, इससे आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर. इससे क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से बेटा हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना. आई होप सबने ये चार्ट बना लिया है. क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड,
तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब बात करते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें हमने क्या स्टडी किया था, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अभी भी फिर से याद कर लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना होता है। हर बार ऐसा इक्वेशन बना के आप प्रेजेंट करेंगे, असेट्स लिखोगे, लाइबिलिटीज लिखोगे, कैपिटल लिखोगे, और आपको ऐसा लिटरली आपको इस तरीके से ही ये टेबल को बनाना होगा। और आप कैसे करोगे एग्जाम में, असेट्स का कॉलम बनाया, उसके नीचे उसका अमाउंट लिखा, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा ही कॉलम बना के सॉल्व होता है, सेम टू सेम। ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन के आपके रूल्स तो आपने ऑलरेडी देख लिए। रूल्स कौन कौन से थे, असेट्स, असेट्स बढ़ाना है तो क्या करना होगा, डेबिट, असेट घटाना है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज और कैपिटल, बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाना है तो डेबिट। तो इसके रूल्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे, ठीक है। चलो अब ट्रेडिशनल अप्रोच पे आते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें आप अकाउंट्स को रियल, नॉमिनल, पर्सनल में क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल तीन तरीके का होता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं ना उसमें रियल और नॉमिनल होते हैं। रियल, पहले मैं रियल की बात करता हूं। तो रियल में सारी असेट्स आती हैं, याद रखिएगा, रियल में आपकी सारी असेट्स आ जाती हैं, इसमें लाइबिलिटीज कभी नहीं होती। तो कोई भी लाइबिलिटी का अगर अकाउंट है तो वो कभी रियल अकाउंट नहीं हो सकता, है ना, हमेशा याद रखिएगा, लाइबिलिटीज कभी रियल अकाउंट नहीं हो सकती। सो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ असेट्स को उसमें लेना है, लाइबिलिटीज को नहीं। उसमें भी सिर्फ डेटर को नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब रियल अकाउंट है, ये सब रियल अकाउंट है। नॉमिनल, खर्चे, इनकम, गेन्स, बराबर, मतलब एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट की खासियत, वो टेम्पररी होते हैं और उसे ईयर एंड में P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर्सनल अकाउंट्स तीन टाइप के थे, नेचुरल पर्सन जिसमें ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होंगे जैसे राम, रीटा। आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन लोगों के अकाउंट होंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा, तो उसके अंदर बेटा ऐसे अकाउंट्स होंगे जो किसी भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कैपिटल का अकाउंट, ड्राइंग्स का अकाउंट, सारे आउटस्टैंडिंग, सारे प्रीपेड, सारे एडवांस, ये सब क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी में, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एडवांस सैलरी, एडवांस वेजेस, क्या बोलते हैं, एडवांस या प्रीपेड इंश्योरेंस का पेमेंट, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, ठीक है, ये सभी चीजें हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इनफैक्ट आपका क्या बोलते हैं, जो एनपीओ होता है उसके अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट नॉमिनल होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स होते हैं। कैपिटल, ड्राइंग, ये सब इसी में आते हैं। और फिर इसका एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है, जैसे बिल्डिंग, परचेजेस, सेल्स वगैरह वगैरह, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब रियल अकाउंट्स है। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता तो होगा इन सब के बारे में। इसमें ना जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एडजस्टेड परचेजेस, याद रखिएगा, इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेज हमारा रियल है, लेकिन एडजस्टेड परचेज एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, एडजस्टेड परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसमें गलतियां होती हैं। परचेज रियल है, परचेज यानी आपके गुड्स हुए, और नॉमिनल एडजस्टेड परचेजेस यानी आपका एक तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, वो नॉमिनल होता है। बैड डेट रिकवर्ड, डेप्रिसिएशन, सैलरी वगैरह, ये सारे आपके क्या है, ये सब आपके नॉमिनल है। इनफैक्ट जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब नॉमिनली माने जाते हैं। पर्सनल के अंदर कैपिटल, ड्राइंग्स वगैरह तो है ही, रेंट आउटस्टैंडिंग, सेल्स टैक्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो आपके पैसे लेने के बराबर है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड्स, बराबर है, ड्राइंग्स वगैरह, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और इनफैक्ट कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर
आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक ओडी, वो सब इसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, वो सब इसका पार्ट माना जाता है पर्सनल अकाउंट्स का। नेक्स्ट इसमें ना एक चीज आपको और पूछी जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कौन सा होता है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। कंसाइनमेंट अकाउंट जो आप कंसाइनमेंट के चैप्टर में किए हुए हैं, वो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह निकलता है। कंसाइनमेंट आपने देखा होगा, डेबिट में खर्चे हैं, क्रेडिट में इनकम्स हैं, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। वैसे मैं उसे उस चैप्टर में कवर करूंगा। क्वेश्चन 5, रेंट आउटस्टैंडिंग कौन सा है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। कम ऑन, फटाफट फटाफट आंसर करते हैं, चलिए। आर एन या पी, आर एन या पी। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, जितने भी प्रीपेड हैं, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए पर्सनल है। बिल्कुल ठीक है, वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो मेरी जायदाद है, बराबर है, जायदाद तो हमारी असेट तो हमेशा रियल अकाउंट होती है। सेल्स, सेल्स शुड बी रियल अकाउंट, राइट, सेल्स शुड बी रियल अकाउंट। थोड़ा सेल्स और परचेज में ना कभी कभी डिबेट हो जाती है। कोई ऑथर्स मानते हैं कि सेल्स परचेज हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट जैसे होते हैं, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग P&L में जाते हैं, वो भी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली गुड्स के ब्रेकअप हैं। तो मैं एज अ ऑथर, मेरा मानना है कि ये रियल अकाउंट है, ये सब गुड्स का ब्रेकअप है। बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक फिक्स डिपॉजिट इज अ रियल अकाउंट, राइट, कैश रियल अकाउंट। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, ऑब्वियसली अ पर्सनल अकाउंट। सेल्स टैक्स पेएबल, पर्सनल अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटीज है, ये बात हमेशा याद रखना, अगर वो तुम्हारी लाइबिलिटी है तो वो पर्सनल है, क्योंकि रियल अकाउंट कभी लाइबिलिटी होती नहीं। नॉमिनल तो खर्चा है, इनकम ही होती है, लाइबिलिटी नहीं होती है, बराबर है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो हमेशा पर्सनल ही हो सकती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स रियल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन, ओ सो सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स पर्सनल अकाउंट है, हमारे पैसे लोगों से लेने हैं, है ना। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, परफेक्ट, खर्चा है। और ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वो गोल्डन रूल्स की। तो 3 गोल्डन रूल्स हैं, बराबर है। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल के लिए क्या रूल है, एनी एक्सपेंस और लॉस, एनी इनकम्स और गेन्स। पर्सनल अकाउंट, हु इज द रिसीवर, या मैंने यहां पे एक रूल आपको और बढ़ा के दिया था, मनी रिसीवेबल फ्रॉम। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट का क्या रूल है, हु इज द गिवर, या मनी किसको हमें देना है, पेएबल टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने बेसिक पार्ट फिनिश कर दिया है। क्या आपको इसमें अभी तक किसी को कोई भी डाउट? कम ऑन, यस नो जो भी है आपका, आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं या नो लिख के भेज दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने पूरा बेसिक स्टडी किया है, ठीक है, लुका पैशोली से लेके गोल्डन रूल्स तक, है ना। चलो हमने पूरा देख लिया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जर्नल याद रखिएगा, एकदम एग्जाम फोकस तरीके से पढ़ रहे हैं। जो चीज एग्जामिनर पूछता है हम लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें हम लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। जर्नल, जर्नल एक ऐसी किताब है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जर्नल में होता है। जर्नल्स को सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं, और जर्नल में लिखना यानी जर्नलाइजिंग होता है। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग होता है। हम सब जानते हैं कि जर्नल्स की टोटल करनी पड़ती हैं, तो वो टोटल को कास्टिंग कहते हैं। जर्नल का फॉर्मेट भी आपके लिए यहाँ पे रख के रखा है। 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। एलएफ का मतलब क्या होता है कि लेजर में इसका पोस्टिंग कौन से पेज पे किया गया है, ठीक है। नरेशन, एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है। नेक्स्ट, सिंपल एंट्रीज, कंपोजिट एंट्रीज। सिंपल एंट्रीज वो होती है जिसमें एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। कंपोजिट एंट्रीज वो होती है जहां पे या तो एक से ज्यादा डेबिट होंगे या एक से ज्यादा क्रेडिट होंगे, ठीक है। गुड्स अकाउंट, 5 चीजों में उसका क्लासिफिकेशन होता है। परचेजेस, जिसमें सारे परचेज आ जाते हैं, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज, लेकिन किसके, गुड्स के। हम गुड्स का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। गुड्स क्या होता है, बेसिकली वो चीजें जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, वो होता है आपका परचेजेस, राइट, वो होता है आपका परचेजेस। सेल्स, जिसमें आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके कैश सेल या क्रेडिट सेल्स। एक चीज समझने की कोशिश करो, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, यार सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक क्या गैप है। बेटा, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स होते हैं, लेकिन सेल्स अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों होते हैं। याद रखिएगा ये चीज। तो अकाउंट अलग है, किताब अलग है। परचेज अकाउंट, कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। सेल्स अकाउंट, कैश एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट,
सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस हमने कर दिया, ठीक है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। और इसके अलावा अगर और कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए हम गुड्स अकाउंट यूज करते हैं। वैसे तो आपको पता होगा, वैसे तो मैं आपको ये बाद में भी वापस कराऊंगा ही, कि गुड्स अकाउंट की जगह आजकल हम लोग हमेशा परचेजेस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मालिक कस्टमर हमारा गुड्स लेके चला गया तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, ना कि गुड्स को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग जनरली ये 4 अकाउंट्स यूज कर रहे होंगे। अब एक एक करके एंट्रीज देखना स्टार्ट करते हैं क्विकली, है ना। एंट्रीज देखेंगे और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी रखे हैं साथ साथ में, पहले बेस को पक्का करने के लिए, फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर मैं आऊंगा। सम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने देखा हुआ है ओनर के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मालिक के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो होते हैं एंटिटी कंसेप्ट। याद है वहां पे एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है, और वो कहता है कि मालिक अलग है, उसकी दुकान अलग है, मालिक अलग है, उसका फर्म अलग है, बराबर। दैट इज द एंटिटी कंसेप्ट। तो इसीलिए हम ओनर को अलग समझते हैं, फर्म को अलग समझते हैं। तो ओनर अगर घर से कुछ कैश ला रहा है, गुड्स ला रहा है, एंट्री होगी गुड्स डेबिट, असेट्स डेबिट टू कैपिटल। अगर वो कुछ कैश गिफ्ट भी ला रहा है, मान लो उसको कुछ गिफ्ट मिला है और वो लेकर आ रहा है, तो दुकान को गिफ्ट नहीं मिला है, बराबर है, फर्म को गिफ्ट नहीं मिला है, वो मालिक का पर्सनल पैसा है, कैश टू कैपिटल। याद रखिएगा, जब भी वो पैसा लाता है कैपिटल क्रेडिट होते रहता है। और अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, जैसे कैश विड्रॉ कर रहा है, खुद का लाइफ इंश्योरेंस भर रहा है, खुद के घर का रेंट भर रहा है, खुद का इनकम टैक्स भर रहा है, हर केस में एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश, राइट। हर केस में एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स टू कैश। Next, pass the necessary entries in the independent cases. Rajkumar started business with cash 2 lakh, building 2 lakh, okay, borrowed from Rakesh 50,000. This amount is other than the 2 lakh cash brought by him. मतलब उसने खुद के घर से 2 लाख लाया और 50,000 और बोरो किया, यानी टोटल हो गए 2.5 लाख एक तरीके से। तभी इसकी एंट्री क्या होगी? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए कोई नहीं। तो राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओके, दैट इज 2 लाख, बिल्डिंग वो 2 लाख का लाया, और इसके अलावा उसने अपने राकेश, अपने फ्रेंड राकेश से क्या किया? 50,000 का बेटा लोन भी बोरो किया था, ठीक है। तो अब इसका अकाउंटिंग किस टाइप से किया जाएगा, एक बार उसका अकाउंटिंग हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो F, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी? तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश आ जाएगा 2.5 लाख का, बिल्डिंग आ गया बेटा 2 लाख का, कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, उसके अलावा टू कैपिटल, जो उसने कैपिटल लाया है, जो उसने कैपिटल लाया है, बराबर, कैपिटल उसने घर से 4 लाख रुपए लाए,
टू लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से एंट्रीज होंगी 50,000। नेक्स्ट, हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, एंट्री क्या होगी? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा उसका ड्रॉइंग्स है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,000। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमने हाउस रेंट भरा, एंट्री वही रहेगा ड्रॉइंग्स टू कैश, राइट, ड्रॉइंग्स टू कैश। स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री आप बताएंगे, ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट टू प्रोप्राइटर्स बिजनेस बैंक अकाउंट, उसकी एंट्री आप बताओ। तो ये तीसरे वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री थी, ड्रॉइंग्स टू कैश। इसका आप बताइए, हम लोगों ने प्राइवेट बैंक से बिजनेस के बैंक में पैसे लेके आ गए, मतलब एक तरीके से ऐसा ही हुआ कि घर से अपन बिजनेस के बैंक में पैसा लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो शिवम, भाग्येश बेटे बिल्कुल सही आप लोगों की एंट्रीज है ना। अपन अपने प्राइवेट बैंक से बिजनेस के बैंक में पैसा लेकर आ गए, मतलब अपने घर से डायरेक्ट दुकान के बैंक में पैसे लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, चलिए ये हो गए हमारे ओनर के साथ ट्रांजैक्शन। अब हमारे बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा? बैंक के साथ में हम लोग या तो बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, एंट्री बनेगी बैंक टू कैश, या बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश टू बैंक, ओके, कैश टू बैंक। अच्छा, जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो कैश हम लोग ऑफिस यूज के लिए ले रहे हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। अगर ऑफिस के लिए ले रहे हो तो कैश टू बैंक, अगर पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकाल रहे हो बैंक से तो ड्रॉइंग्स टू बैंक एंट्री होती है। यहाँ पे दो चेक्स इन्वॉल्व होते हैं, बियरर और क्रॉस या अकाउंट पे ही चेक। बियरर चेक मतलब अगर हमारे को कोई बियरर चेक देता है तो हम बैंक में जाएंगे, हमको उसका पैसा कैश में मिलेगा, ठीक है ना, हमको उसका पैसा कैश में मिल जाएगा। और अकाउंट पे ही चेक क्या होता है? ऐसा चेक जिसका पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, जिसका पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ही आता है, ठीक है। सो बियरर चेक में अगर हमें बियरर चेक देगा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश टू पार्टी, ठीक है। और हमें अगर अकाउंट पे ही चेक मिलेगा तो बैंक टू पार्टी, है ना। इस तरीके की एंट्रीज हमें करनी होंगी। सो हमें चेक मिला, बियरर मिला तो कैश टू पार्टी क्योंकि बैंक हमें रोकड़ा पैसा देगी, और अकाउंट पे ही मिला तो बैंक टू पार्टी। लेकिन सिमिलरली अगर हम किसी को चेक्स दे रहे हैं, हम कोई भी चेक दे दें, चाहे हम बियरर दें चाहे हम क्रॉस पे ही चेक मतलब क्रॉस दे अकाउंट पे ही दें, दोनों भी केस में बेटा पार्टी डेबिट होती है, टू बैंक ही क्रेडिट होती है। तो हम दे रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक ही क्रेडिट होने वाली है। लेकिन हमें चेक्स मिल रहे हैं तो बियरर है तो कैश डेबिट होगा, अकाउंट पे ही है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। अलग अलग पेमेंट मोड्स क्या क्या होते हैं बेटा? IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी में पैसा सीधा बैंक में आता है और बैंक से ही जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इन सभी मोड्स में पैसा डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपको बोला है अभी कि इनकी जर्नल एंट्रीज पास करिए। परचेज गुड्स फॉर 40,000 जिसका पेमेंट हमने RTGS से किया या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया या नेफ्ट किया, तो हमने गुड्स खरीदा है, एंट्री क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, और पैसा हमने इन ऑनलाइन वे से दिया हुआ है तो ये फिर हमारे लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो परचेजेस टू बैंक, कीप ऑन इंटरेक्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्लीज कीप ऑन इंटरेक्टिंग, ओके। परचेजेस अकाउंट डेबिट to bank account, so that will be the entry, ठीक है। for this one purchase account debit to bank account। स्टूडेंट्स आप अपने नोटबुक में भी अगर आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं, रेफरेंस आपको यही देना है, नोट्स तो आपके पास होंगी ही, ठीक है, नोट्स आपको ये मिलेंगी ही, डो नॉट वरी अबाउट इट। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये कैश हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो क्या करोगे? ड्रॉइंग्स टू बैंक, याद रखिएगा ड्रॉइंग्स टू बैंक। सो टू बैंक तो ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। श्योर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा गुड्स परचेस्ड और सोल्ड की, विद विदाउट डिस्काउंट, दोनों भी हो सकते हैं। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो याद रखिएगा हम गुड्स अकाउंट तो नहीं लिखते हैं, हम सीधा परचेज अकाउंट लिखते हैं। कैश परचेज है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट परचेज है तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे।
वैसे ही सेल्स में भी दो चीजें हो सकती है। जब आप माल बेच रहे हो तो सामने वाला कस्टमर इज द रिसीवर, तो कस्टमर को डेबिट करोगे, लेकिन अगर उसने कैश दे दिया है तो कैश को डेबिट करोगे क्योंकि कैश कम्स इन। ओके, सो कैश डेबिट, अगर कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप पार्टी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको जाएगा, सेल्स को। तो परचेज हमेशा डेबिट होते रहता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होते रहता है। अब डिस्काउंट आपके दो तरीके के हैं, क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये ना बहुत ट्रू और फॉल्स में पहले भी आ चुका है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो प्रिंटेड प्राइस पे दिया हुआ होता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है, इट इज अ कंसेशन गिवन टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ओके, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कौन सा है, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है, डिस्काउंट जो हमें मिला हो या जो हमने दिया हो, राइट, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उनकी एंट्रीज देखते हैं। जैसे कैश परचेज किया है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी है। ओके, कैश परचेज हमने किया है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी है, तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, चेक से हमने परचेज किया 20,000 का, 50,000 का, गुड्स 50 का है, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट का और 2% कैश डिस्काउंट का है। ठीक है, अब माल 50,000 का है, परचेजेस तो पूरा क्या बोलते हैं 50 जाना चाहिए, लेकिन उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, तो 50,000 माइनस 10% यानी 45,000 का परचेजेस टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा तो चेक से गया और 2% कम गया, 45,000 में से भी 2% चला गया, सो 44 क्या बोलते हैं 100 ही बैंक से क्रेडिट हुआ और बचा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब आप सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें बैंक में पैसे आ रहे होते हैं, डिस्काउंट हम दे रहे होते हैं टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए अब कुछ क्विकली कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, बहुत सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। बेटे जब आपको क्लियरली ये ना कहा जाए कि आपका कैश सेल है, कैश कहीं लिखा तो है नहीं उसने कि कैश सेल है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे, बेटे जब आपको कैश सेल न दिया जाए और पार्टी का नाम दिया जाए तो आप हमेशा क्रेडिट सेल अज्यूम करेंगे। तो एज एंट्री क्या होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुछ बहुत इजी ट्रांजैक्शन ना अपन इग्नोर कर सकते हैं, मैं उसका एंट्री यहां पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। ठीक है, सो पहला वाला परचेजेस टू कैश और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश टू सेल्स। कैश टू सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिट है, कैश कहीं लिखा नहीं है और पार्टी का नाम है। बेटा अगर वहां पे पार्टी का नाम भी नहीं देता था ना, वो सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 ऐसा ही लिखता था ना, मैं कैश सेल्स अज्यूम कर लेता था। ठीक है, पार्टी का नाम जब देते हैं ना तो क्रेडिट सेल ही अज्यूम करना चाहिए। अब ये वाला करेंगे, बेटा इसकी एंट्री मैं आपको लिख के बताऊंगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने क्रेडिट पे 80,000 का माल खरीदा, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना 72,000, 10% कट कर लिया मैंने। और फिर उसने क्या कहा, आफ्टर फ्यू डेज वी रिटर्न गुड्स वर्थ 550 टू मोहन। हमने 550 के गुड्स वापस कर दिए। बेटा इसका एंट्री क्या होगा, हमने मोहन को माल वापस कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या आपने नया सिखा दिया, ये तो हमको पता है। बेटा जो चीज मुझे सिखानी वो ये है कि लेते टाइम अगर ट्रेड डिस्काउंट था तो वापस करते टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट करना पड़ता है, तो 550 का 10% गायब हो जाएगा और 495 का ही ये एंट्री आएगा। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए वाला किया था शिवम, आपका एंट्री सही था। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ 90,000 फ्रॉम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसको करने का सीक्वेंस समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन एक बार अच्छे से समझते हैं। गुड्स हमने खरीदा है 90,000 का, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है ना, और मतलब कैश डिस्काउंट यानी पूरा पेमेंट किया अपन ने, और जितना पेमेंट किया है ना उसका 1/3 अमाउंट चेक से किया गया है, यानी बैंक से भी कुछ पेमेंट है और कुछ पेमेंट कैश में भी है। हमने गुड्स खरीदा है,
ठीक है, और पूरा पेमेंट किया है तो हमें पार्टी का नाम की जरूरत नहीं है। परचेजेस तो आपका जाएगा ही, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 81,000 जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बेटा, 81,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 81,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट, अब मुझे पता नहीं कितना, लेकिन टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमें इसमें कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ, ठीक है। हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ बेटा, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 10%, कैश डिस्काउंट हमें 10% मिला। ट्रेड डिस्काउंट को तो मैंने एंट्री में लिया ही नहीं। सो हमें 81,000 का 10% यानी 8,100 का डिस्काउंट मिला। तो हमने पे कितना किया होगा, हमने पे किया होगा बेटा 81,000 माइनस 8,100, हमने 72,900 पे किया। और जितना भी हमने पे किया ना उसका 1/3 अमाउंट चेक से है। तो 72,900 का 1/3 अमाउंट यानी 24,300 चेक से है, और उसका 2/3 यानी 48,600 कैश में गया होगा, ठीक है। तो इसका इस टाइप से एंट्री होना चाहिए। हमने गुड्स खरीदा 90 का, 10% डिस्काउंट या 9,000 डिस्काउंट 8,100 हुआ, उसका 10% सीडी यानी 8,100, ठीक है। सो वो डिस्काउंट रिसीट अकाउंट में चला गया, ठीक है। उसके अलावा बचा हुआ जो था वो पेमेंट था, उसका 1/3 हमने चेक से किया और बचा हुआ कैश से। क्या ये वाला एंट्री आपको समझ में आ गया पूरा? ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया पूरा? परफेक्ट। किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो तो बताइए। सीक्वेंस आप समझने की कोशिश करिए। मैंने पहले परचेस का अमाउंट लिखा टीडी काट के, फिर कैश डिस्काउंट का अमाउंट लिखा, और उसके बाद जो पैसा देना आ रहा था मेरा नेट करके जो आ रहा था उसका 1/3 मैंने बैंक से पे कर दिया, और बचा हुआ जो था 2/3 वो कैश से पे हो गया। Placed an order with Ranveer and Sons for goods 60,000 at 12% GST। बेटा इसकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, हमने एक्चुअल अभी तक माल खरीदा नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने की एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट, अब गुड्स और सर्विस टैक्स और बाकी के टैक्सेस की बात करते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं अगर कहूं, अगर टैक्सेस रिफंडेबल है, अगर टैक्स का पैसा आपको वापस आ जाएगा तो उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, और अगर आपको टैक्स का पैसा वापस नहीं आता है तो उसे कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। रूल याद रखोगे, अगर रिफंडेबल है, अगर पैसा वापस आ जाएगा, क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो उसे सेपरेटली रिकॉर्ड करो, और अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसे कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी में आपको अच्छे से पता है दो हिस्से होते हैं। अगर मान लो 18% जीएसटी है तो आधा सीजीएसटी है, आधा एसजीएसटी है ना। 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा, रिमेंबर दिस। जैसे हमने परचेस किया बेटा 18% जीएसटी के साथ, मान लीजिए गणेश से हमने खरीदा, वो भी कैश में खरीद लिया, तो गणेश का नाम नहीं आएगा वहां पे। 10,000 एट 18% जीएसटी, तो परचेजेस में पूरा 10,000 गया। जो 18% जीएसटी उसमें 9% इनपुट सीजीएसटी है और 9% इनपुट एसजीएसटी है, बराबर है, और बाकी का पूरा पेमेंट कैश में गया। वैसे ही जब आप बेच रहे हो किसी को, ठीक है, तो आप सामने वाले से जीएसटी का पैसा लेंगे, तो कैश अकाउंट आप ज्यादा रुपया लेंगे टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। तो आप पैसा थोड़ा सा ज्यादा रिकवर करते हैं, और इसको नेट ऑफ करके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आउटपुट सीजीएसटी कितना है 1350 जो हमने कस्टमर से लिया, और कस्टमर से लेने के बाद हमने जो प्रीवियस सप्लायर को दिया था 900, तो आपको इन दोनों का जो गैप है यानी 450 रुपए, इतना जीएसटी जो है ना आपको सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1350 टू इनपुट 900, मतलब ये अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज किया, टू बैंक अकाउंट 450, हम बैंक से 450 पे करेंगे, खत्म कर देंगे। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी के लिए भी किया जाता है। परचेजेस विद 2% ऑक्ट्राय जो कि नॉन रिफंडेबल है, एंट्री होगा परचेजेस टू कैश। आप देख सकते हैं परचेज हमने किया 10,000, उस पर 2% ऑक्ट्राय दिया, तो मैंने ऑक्ट्राय अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने उसे कॉस्ट में ही ऐड कर दिया, क्योंकि उसका रिफंड नहीं होता है, उसका रिफंड नहीं होता है। तो रूल याद रखना, रिफंडेबल टैक्स है अलग रिकॉर्ड करो, और रिफंडेबल नहीं है तो कॉस्ट में ही बढ़ा दो। 10,000 पे 2% है ना, तो 10,200 ही लिखो सीधा, ठीक है, लाइक दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस और इनकम की बात करेंगे।
एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं। खर्चा आप पे करते हैं तो सैलरी टू कैश, एडवांस में देते हो, आउटस्टैंडिंग है तो जैसे अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस है तो एडवांस सैलरी टू सैलरी, ऐसी एंट्री सब पास होती है। मान लीजिए एडवांस सैलरी हमने पे की तो प्रीपेड सैलरी टू कैश, लेकिन ये बुक की एंट्री है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी एंट्रीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी एंट्रीज नहीं होती है, याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग भी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी रिकॉर्ड नहीं करते और एडवांस भी ड्यूरिंग द ईयर कभी ऐसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, आप सीधा एंट्री पास करते हैं सैलरी टू कैश। आपको बुकिश नजर से क्या ध्यान में रखना है, पे करोगे सैलरी तो सैलरी टू कैश, अगर आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर मान लीजिए आपने प्रीपेड सैलरी दिया है तो प्रीपेड सैलरी टू कैश, ये सब हमारे बुकिश एंट्रीज हैं। इनकम्स अगर हमें रिसीव हो रही है तो कैश टू इनकम, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास। चलिए, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट इसका आप आंसर बताइए तो। हमने ट्रांसपोर्ट का 1000 रुपया यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पे किया, क्या होगा बेटा इसका एंट्री? हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज का शॉर्टकट यूज करो, कम ऑन, पूरा टाइप नहीं करते बैठना, शॉर्टकट्स यूज करो। हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए 1000 रुपए यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पे किए, सही है भागेश? ठीक है शिवम। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, हमने टू कैश अकाउंट, कैश बोलो या बैंक बोलो, वो जो भी आपको करना है, मतलब यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंस पहले आ जाता है। मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी आप एंट्रीज बनाते हो तो आपको एंट्रीज को इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, मतलब इसी सीक्वेंस में बनाना है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जैसे हमने क्या बोलते हैं अभी इस क्वेश्चन में, जब यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पे किया था, व्हाट कम्स इन कुछ आया नहीं, एनी एक्सपेंस क्लॉज, हाँ हमारा खर्चा था, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट, तो आपको ये अगला क्वेश्चन पूछना ही नहीं है हु इज द रिसीवर, है ना, ये पूछना ही नहीं है, इसलिए रिसीवर का नाम आएगा ही नहीं। तो एनी एक्सपेंस क्लॉज ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमारा खर्चा, व्हाट गोज आउट कैश, लाइक दैट। रिसीव डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम, क्योंकि हमें पैसा मिला होगा और डिविडेंड हमेशा बैंक में ही आता है, इसलिए कभी इधर कैश नहीं लिखने का, कभी नहीं लिखने का कैश, तो डिविडेंड इनकम अकाउंट। पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोपराइटर 9000, ऑफिस रेंट 5000, तो हाउस रेंट कितना था 9000 और ऑफिस रेंट कितना था 5000। अब हाउस रेंट अगर 9000 है और ऑफिस रेंट बेटा हमारा 5000 है, सो हाउस रेंट तो हमारा ड्रॉइंग्स हुआ, ऑफिस रेंट हमारा खर्चा हुआ, बराबर है। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस टाइप से एंट्रीज होंगी, बराबर है। तो हाउस रेंट का ड्रॉइंग्स में चला गया, ऑफिस रेंट का ऑफिस रेंट अकाउंट में टू कैश अकाउंट। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, दैट इज अ फिक्स एसेट परचेज सेल, ओके, या इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल। अब इन ट्रांजैक्शंस में बेटा हमें क्या करना होता है, तो फिक्स एसेट जब आप परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको अपने पास लाने तक का पूरा खर्चा उसी की कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर आप कुछ गुड्स खरीद रहे हो, फिक्स एसेट मशीन वगैरह खरीद रहे हो, मशीन आपने खरीदा है मान लीजिए दिल्ली से लाना है अपने को यहाँ पे पूना में, तो फिर आपको जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगेगा ना, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज में नहीं डालना है, वो भी मशीन अकाउंट में ही डेबिट करना होगा। तो ये उसकी स्पेशलिटी है, अपने पास सारी असेट्स को लाने तक के पूरे खर्चे ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपने लिया, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा। अब इन्वेस्टमेंट जब आप खरीद रहे हैं तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हैं और आपका कुछ डीमैट का चार्ज आ रहा है, ब्रोकर का चार्ज आ रहा है, वो सब आपको कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब जब आप असेट सेल कर रहे हैं तो असेट सेल करते टाइम ये खर्चे आपको लेस करने पड़ेंगे, बराबर है ना। अगर मैं असेट सेल कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने असेट बेचा 1 लाख में और बेचते टाइम मुझे 5000 का कमीशन लग गया, तो मैं यही दिखाऊंगा कि मेरा सेल्स 95000 का है, ठीक है। तो आपको जो रिलेटेड एक्सपेंस है ना माइनस करके ही सेल्स को दिखाना है।
और असेट का सेल या इन्वेस्टमेंट का जब सेल होता है ना, उसकी एक और स्पेशलिटी है, आपको उसका प्रॉफिट लॉस तुरंत कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन के चैप्टर में आपने इसे डेफिनेटली स्टडी किया होगा, है ना। प्रॉफिट लॉस और सेल ऑफ फिक्स असेट्स आपको तुरंत निकालना पड़ता है जब भी आप कोई असेट सेल करते हैं। चलो, जैसे हमने फिक्स असेट खरीदा, मशीन खरीदा चेक से 10,000 का, उसका कैरेज भी भरा 1,000 का चेक से, तो अपन पूरी एंट्री क्या पास करेंगे, 10,000 का मशीन, 1,000 का कैरेज, तो अपन मशीन को 11,000 से डेबिट करके टू बैंक करेंगे। वैसे अगर हमने असेट बेचा है, असेट खरीदा नहीं, असेट बेचा है, तो फिर इन दैट केस मान लीजिए 10,000 का असेट 12,000 में बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू मशीन 10 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000, ये प्रॉफिट हमें इधर रिकॉर्ड करना पड़ता है। स्पेशलिटी यहाँ पे क्या है पता है कि है ना, असेट या इन्वेस्टमेंट बेचते हो ना तो प्रॉफिट तुरंत रिकॉर्ड होता है। गुड्स जब बेचते हैं ना अपन, तो प्रॉफिट कभी तुरंत रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है, गुड्स में अपन सीधा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते रहते हैं। वैसे अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज भरनी पड़ी होगी, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट सीधा 11,000, 10,000 का शेयर और 1,000 का ब्रोकरेज टू बैंक अकाउंट। वैसे ही जब आप बेचोगे तो उसमें भी आपको इन्वेस्ट मतलब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 10,000 का है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000 का। तो इस तरीके से बेटा ये सब एंट्रीज पास की जाती है। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया है सोल्ड, कुछ एग्जांपल रखे हैं आपके लिए। सोल्ड 1,000 shares for 100 each, paid brokerage at 1% and the amount credited to our account। अपन ने शेयर बेचे, ठीक है, शेयर कितने में बेचे, 10,000 इंटू 100 यानी 1,00,000 में शेयर बेचे, उस पर 1% ब्रोकरेज यानी 1,000 ब्रोकरेज, तो 99,000 हमारे हाथ में कैश आई होगी। ठीक है, तो अपन सीधा एंट्री क्या पास करेंगे, अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हम क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब एक्चुअली उसने कॉस्ट के बारे में नहीं बताया है, नहीं तो अपन प्रॉफिट लॉस भी निकाल लेते थे। ठीक है, सो ये आ जाएगा 9900, 99,000 हमने लैपटॉप लिया 60,000 पे, उस पर 18% जीएसटी भरा, वो भी सब चेक से, उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज भरा 1,000, वो भी 18% जीएसटी के साथ। अपन एंट्री क्या पास करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने का, 60,000 और 1,000 का कैरेज भी तो ऐड करना पड़ेगा 61,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, सब पे कर दिया है चेक से, बैंक अकाउंट 18% ना, सो इसका 9%, तो उसका टोटल। इस तरीके का एंट्री हम लोग बनाएंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। वैसे ही हमने एक और कहा है, एक्सचेंज अवर फर्नीचर 30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार। सिंपल सा एकदम ट्रांजैक्शन है, हमने यहाँ पे बाल्टर हुआ है बेटा, क्या हुआ है, बाल्टर हुआ है। हमने फर्नीचर दिया और मोटर कार लिया है, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एकदम सिंपल सा एंट्री हो जाएगा इसका, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, राइट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 30,000 का बेटा ये एंट्री आएगा। नेक्स्ट, अब बेटे वो ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं हम लोग जब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं लेकिन हम उन्हें बेच नहीं रहे। याद रखिएगा, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं लेकिन अपन बेच नहीं रहे हैं, ऐसे केसेस में हमें परचेज अकाउंट हमेशा क्रिएट करना होता है। ऐसे केसेस है कौन कौन से, जैसे आपने फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स बांटे, गुड्स तो जा रहे हैं लेकिन परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, गुड्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट है, हर केस में बेटा गुड्स तो जा रहा है लेकिन आप बेच नहीं रहे हैं, तो आपको परचेज अकाउंट को क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, आपको परचेज अकाउंट को क्रिएट करना होगा, इस बात को याद रखिएगा, यू विल ऑलवेज क्रिएट द परचेज अकाउंट।
So past necessary entries in all the independent cases. Goods worth rupees 5,000 distributed as free samples. क्या होगा बेटा इसका एंट्री? हमने फ्री सैंपल्स के तौर पे बांटा है गुड्स 5,000 का, फ्री सैंपल्स के तौर पे बांटा है बेटा, इसका एंट्री क्या होगा? अपन फ्री सैंपल्स पे क्यों बांट रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट रहे हैं, सही है ना, अपन एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको बांट रहे हैं, तो इसका एंट्री कुछ बनेगा इस तरीके से, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सही है बिल्कुल, चैट में बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 5,000। फिर आगे क्या हुआ? गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज 2,000। मालिक ने विड्रॉ किया, मालिक ने विड्रॉ किया तो हम तो ड्रॉइंग्स कहते हैं उसे, और वो क्या बोलते हैं, गुड्स ले जा रहा है, गुड्स बेच तो नहीं रहे हम लोग, तो इसका एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या एंट्री करोगे इसका? इसका एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2,000, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब अगले 3 इंटर रिलेटेड है बेटा। जब गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या एंट्रीज होती है वो देखते हैं हम लोग। जैसे गुड्स वर्थ 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और पूरे अनइंश्योर्ड है। अब पूरे अनइंश्योर्ड है मतलब अपना पूरा ही लॉस हो गया, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस पूरा 10,000, बराबर है, पूरा लॉस हो गया हमारा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स चले गए। अगर मान लेते हैं कि ये पूरे के पूरे इंश्योर्ड होते तो क्या होता? अगर ये पूरे इंश्योर्ड होते, तो अगर इंश्योर्ड होते तो बस अपना किससे पैसा लेना निकलता? हमारा पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना निकलता। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000, ठीक है। तो अगर आपका अनइंश्योर्ड है तो पूरा लॉस में चला गया, और अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना निकला। मान लेते हैं अगर पार्शियली क्लेम में एडमिटेड है, जैसे 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ, पार्टली इंश्योर्ड था, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि वो 8,000 देने वाले हैं, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। जैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी 8,000 देने वाली है, हमारा लॉस जो है वो 2,000 ही होगा, क्योंकि गुड्स 10,000 के थे, गुड्स 10,000 के थे, 10,000 के अंदर 8,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, ठीक है। तो हमारा 8,000 का तो नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि उतने तो पैसे हमें वापस मिल गए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी हमें 8,000 दे रही है, हमारा लॉस हुआ 2,000 का, और गुड्स चले गए बेटा 10,000 के, गुड्स चले गए 10,000 के, ठीक है। एंड आफ्टर फ्यू डेज इंश्योरेंस कंपनी पेड अस बैक 8,000। कुछ दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 8,000 पूरा दे दिया। तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। पूरा 8,000 जो हमें आना था वो आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म्स। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कहता है कि आप कभी भी ट्रांजैक्शन की रियलिटी को रिकॉर्ड करिए, सिर्फ लीगल फॉर्म्स को रिकॉर्ड मत करिए। जैसे हमने उर्मिला को बेटा 20,000 पे किए, किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे, है ना। मतलब शर्मिला हमारी फ्रेंड है, उसने हमें कहा कि उर्मिला को 20,000 दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो फिर अपन क्या करेंगे? अपन तो 20,000 दे रहे हैं, लेकिन अपना लेना किससे निकलेगा? उर्मिला से नहीं निकलेगा, अपना लेना शर्मिला से निकलेगा। तो अपन एंट्री पास करेंगे शर्मिला टू कैश, शर्मिला अकाउंट डेबिट बराबर है टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। तो हमारा पूरा पैसा किससे लेना निकलेगा? शर्मिला से, लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी टॉपिक है जर्नल का, फिर हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कवर हो जाती है, फिर हम ट्रू फॉल्स वगैरह के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी वगैरह वो सब स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर, ओके। इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर यानी बैड डेट्स वगैरह अगर हुआ, अगर आपका कोई कस्टमर डूबा, पैसा अगर आपका डूबा, तो आप उसे बैड डेट अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। कहां डाल देते हैं? बैड डेट अकाउंट में डाल देते हैं, याद रखिएगा, ओके। अगर आपका पैसा डूब रहा है तो उसे बैड डेट अकाउंट में डाल दो, वो आपका नुकसान है। और सिमिलरली अगर आपको कुछ पैसा रिकवर हो जाता है,
बैड डेट बुक करने के बाद अगर कुछ पैसा रिकवर होता है तो हम उसे बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, अगर पैसा बाद में रिकवर हो जाता है तो हम उसे बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। बैड डेट अलग अकाउंट है, बैड डेट रिकवर्ड अलग अकाउंट है। जैसे मैं इसकी एक एंट्री आपको करके बताता हूं यहां पर। इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000, हमने संजय को 60,000 का माल बेचा। पहले तो इसकी एंट्री, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $60,000, संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000। आफ्टर फ्यू डेज गुड्स संजय रिटर्न गुड्स वर्थ 10,000, तो संजय ने कुछ माल रिटर्न कर दिया, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, हमारा माल वापस आ गया तो संजय अकाउंट, तो संजय अकाउंट। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड टू संजय। आफ्टर फ्यू डेज संजय became insolvent and recovered only 50 पैसा in a rupee as the final settlement। तो संजय क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50 पैसा दे पाया। 50 पैसा इन रूपी, मतलब अगर अपने को 1 रुपया लेना है तो 50 पैसा ही दे रहा है, आधा ही दे पा रहा है। तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? अपन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। स्टूडेंट्स, हमारे उससे लेने कितने थे? 60,000 में से उसने 10,000 तो रिटर्न कर दिया था गुड्स हमें, बराबर है, तो हमें 50,000 लेने के थे। 50 में से बेटा आधा उसने हमें दे दिया और आधा डूब चुका है हमारा। ठीक है प्रतीक, आपका एंट्री सही है। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 25,000 टू संजय 50,000, टू संजय 50,000। तो ये आप एंट्री पास करेंगे इस केस में, जब आपको आधा ही पैसा मिल रहा है। रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1,000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो हमें वर्षा से 1,000 रुपया मिला जो बैड डेट के तौर पे मतलब हमने राइट ऑफ कर दिया था। तो उसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स मुझे बताइए इसमें से कौन सा सही है? आप बताएंगे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन? टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, या टू वर्षा अकाउंट? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही आ रहे हैं बेटा आप लोग के आंसर्स, बहुत बढ़िया। अगर हमारा बैड डेट जो राइट ऑफ हमने किया था अगर वो रिकवर हो जाता है तो आप एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। परफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, 1,000 इज द करेक्ट अमाउंट। ओके, सो इतना रुपया हमारा रिकवर हो जाएगा। परफेक्ट स्टूडेंट्स, तो पूरा हमारा रिवीजन हो चुका है बेसिक्स प्लस जर्नल का। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स एंड जर्नल, उसका हमारा पूरा रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करना एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये सब ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सब ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट, आपको अच्छे से पता है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली फॉल्स है। हमने स्टडी किया है कि सारे हमारे आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले जो भी है ना वो सब हमारे लिए क्या है? वो सब हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग खर्चा एक लाइबिलिटी है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसलिए फॉल्स है। स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन भी दिया, आपको यही सॉल्यूशन याद रखना है ना, आपको ऐसे ही वर्डिंग्स में उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारे लिए लाइबिलिटी है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, सो फॉल्स, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, पेटेंट राइट इज इन द नेचर ऑफ अ रियल अकाउंट, क्या पेटेंट रियल अकाउंट है? ऑब्वियसली यस। पेटेंट हमारे लिए क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है और इसलिए वो एक रियल अकाउंट है। हमारे सारे एसेट्स हमारे लिए रियल अकाउंट ही होते हैं एक्सेप्ट फॉर डेटर्स। ये सब एग्जाम के हैं, याद रखिएगा ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वर्डिंग देखो उसने एलटीएल लिख के दिया है, माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्या ये सही है? क्या क्या गलत कर दिया बेटा उसने इक्वेशन में? क्या गलत कर दिया है उसने इक्वेशन में? उसने ये तो गलत किया है, उसने है ना ये जो माइनस करंट लाइबिलिटीज दिया था ना बेटा, वहां पे प्लस होना चाहिए था, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या ये करंट लाइबिलिटीज इधर जाके माइनस की जा सकती है, वैसा भी हो सकता है। याद है आपको नेट वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला? ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट, रेंट पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट वेर एज रेंट रिसीव्ड इज अ रियल अकाउंट। गलत है, रेंट पेड भी हमारा नॉमिनल है, रेंट रिसीव्ड भी हमारा नॉमिनल है। एक है खर्चा, एक है इनकम, राइट? रेंट पेड एंड रेंट रिसीव्ड बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स एज दे रिलेट टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सैलरी पेड टू राम विल बी डेबिटेड टू राम्स पर्सनल अकाउंट। हमने जो राम को सैलरी दिया वो राम के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। गलत है, ठीक है, फॉल्स, बिकॉज अगर आप राम को सैलरी पे कर रहे हैं तो आपको राम को नहीं डेबिट करना है, आपको सैलरी को डेबिट करना होगा, क्योंकि वो आपका एक्सपेंडिचर है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। कैश एट बैंक इज अ रियल अकाउंट, ट्रू या फॉल्स? कैश एट बैंक इज अ रियल अकाउंट, ऑफ कोर्स ट्रू है, बराबर है, ऑफ कोर्स ट्रू है। कैश एट बैंक इज अ रियल अकाउंट। assets which relate to the account assets which relate to the accounts which relate to the assets of the firm but not debt are real account, land building investment ये सब रियल अकाउंट्स है। स्टूडेंट एक चीज आपको बताऊं, ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ये मैंने मेरे वर्डिंग्स में नहीं लिखा है, ये आईसीआई ने जैसा सजेस्टेड आंसर में दिया था ना वैसा ही मैंने लिख के दिया है, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस तरीके की वर्डिंग्स में आंसर करना होता है। ठीक है, तो कैश एट बैंक इज अ रियल अकाउंट, ट्रू तो है, लेकिन फिर आप रियल अकाउंट को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। रेंट आउटस्टैंडिंग, फिर से उसने वही क्वेश्चन पूछा, देखो जो अपन ने ऊपर देखा था, यहाँ ये अपन ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर देखा था ना यहाँ पे नॉमिनल वाला, उसने इस बार वर्डिंग चेंज किया, इसलिए मैंने उसको क्लब नहीं किया, मैंने अलग ही रखा। रेंट आउटस्टैंडिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्या रेंट आउटस्टैंडिंग नॉमिनल है? नहीं, रेंट आउटस्टैंडिंग तो हमारा क्या माना जाएगा? पर्सनल, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट? इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज गेन्स। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर डेबिट बैलेंस रहा तो गेन दिखाता है बेटा। नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस और इनकम्स के अकाउंट अगर वो डेबिट दिखाते हैं तो वो खर्चा या लॉस है, क्रेडिट दिखाते हैं तो इनकम या गेन है। तो फिर आपको क्या लिखना चाहिए? एक तो आपको लिखना चाहिए कि डेबिट बैलेंस जो है ना वो एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो वो गेन है। समझने की कोशिश करिए, तो पूरा लिख लीजिए, तो इसका आंसर आपको पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। एंड लास्ट, ये वो है जो एग्जाम के, फिर आरटीपी एमटीपी के भी देखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय द सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। बाप रे, क्या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए है क्या ये? ट्रू या फॉल्स? ट्रेड डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए नहीं होता है, बराबर है। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो आप या तो इधर लिखेंगे कि भैया ये कैश डिस्काउंट है, या तो फिर आप लिखिए कि ये कंसिडरेशंस अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट है। ये क्या बेटा? अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट है, रिमेंबर दिस। चलो नेक्स्ट, ये वाला देखो तो, अ विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस, स्टूडेंट्स इसका आंसर करिए। अ विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। अगर मालिक अपने कैश से मतलब धंधे से कैश ले जा रहा है बाय द प्रोप्राइटर, वो P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। सही है, सही है प्रतीक, सही आदित्य, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। आंसर इज फॉल्स। अगर मालिक अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है धंधे से तो ड्रॉइंग्स है, बराबर है। सो दिस इज फॉल्स। So cash withdrawal by the proprietor from his business should be treated as his drawings, not as a business expense chargeable to P&L. Such drawings should be deducted from the capital. ठीक है, so these are the wordings. ये क्वेश्चन देखो कहाँ का है, आरटीपी नवंबर 20 एंड नवंबर 22, अभी की आरटीपी, आपके एग्जाम की आरटीपी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वो सब आपका इधर कवर्ड है, आपको कुछ नहीं देखना है, मेरी बात याद रखिएगा। एमटीपी May 21, salary paid in advance is not an expenditure because it neither reduces assets nor increase in liabilities. सोचो,
सैलरी पेड इन एडवांस खर्चा नहीं है, क्योंकि ना उससे असेट बढ़ता है, ना असेट घटता है, ना ही लाइबिलिटी बढ़ती है। सैलरी पेड इन एडवांस, एक्चुअली उसने ना सैलरी पेड इन एडवांस एक्सपेंस नहीं है, ये बराबर है, लेकिन वो असेट वगैरह वो जो बोल रहा है वो गड़बड़ बोल रहा है। सैलरी पेड इन एडवांस ट्रू लिया हुआ है, एमटीपी May 21 का है। हाँ, सैलरी पेड इन एडवांस रिलेट्स टू द अकाउंटिंग पीरियड, इट हैज नथिंग टू डू विद द करंट पीरियड। तो ये एक्सपेंस नहीं, ये बात तो पक्की है, ये एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस असेट्स। बेटा अगर आप सैलरी एडवांस पे कर रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रहा है, वो असेट क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा है, समझने की कोशिश करिए। आप सैलरी एडवांस में दे रहे हैं, कैश आपके पास से गई, बराबर है, कैश आपके पास से गई, आप बोलेंगे सर कैश तो कम हो गया, लेकिन एक नया असेट खड़ा हो गया ना, एक नया असेट खड़ा हो गया सैलरी पेड इन एडवांस बोल के, इसलिए असेट कम नहीं हो रहा है, इसलिए बेटा असेट कम नहीं हो रहा है, आया समझ में, और इसलिए लाइबिलिटी भी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, सो इसलिए ये ट्रू है, याद रखिएगा, इसलिए ये ट्रू है। ये वाला थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसमें गलती करने का स्कोप थोड़ा ज्यादा है। सैलरी पेड इन एडवांस और एमटीपी May 21 का ये ज्यादा पुराना भी नहीं है। is not an expense because it neither reduces assets nor increase in liabilities. Yes, वो हमारा जो है सैलरी करंट ईयर का खर्चा नहीं है, और जब आप पे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी कैश जाएगी और सामने सैलरी इन एडवांस असेट खड़ा हो जाएगा, तो P&L भी नहीं जाता एज अ खर्चा, और वो करंट असेट बोल के रिकॉर्ड हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर। चलिए नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। आपको उसे कैपिटल को क्रेडिट कर देना चाहिए। बोलो। आप अच्छे से जानते हैं, मालिक जब पैसा लेकर जाता है, गुड्स लेकर जाता है, मालिक जब गुड्स लेकर जाता है, आप एंट्री क्या पास करते हैं, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, राइट, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। तो आप क्रेडिट कैपिटल को नहीं कर रहे हैं, आप क्रेडिट परचेजेस को कर रहे हैं, आप कर परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, तो फॉल्स है। ये नवंबर 21 की एमटीपी है। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या गलती है, इस फॉर्मूले में बेटा क्या गलती है? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल सही प्रतीक, कैश नहीं आना चाहिए था, कैश बस यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कैश खुद करंट असेट का ही तो एक पार्ट है, राइट, तो इसलिए फॉल्स है, फॉर्मूला गलत है। ठीक है, चलिए अगला वाला ट्राई करो। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू P&L, जो एमटीपी May 22। ओके, सो वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सही है गलत है? गलत है ना, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर करेक्ट है, गलत है। मशीनरी के लिए अगर वेजेस दे रहे हैं तो मशीनरी को डेबिट होना चाहिए ना, मशीनरी को डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अगला ट्राई करेंगे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन 15 नवंबर 2020 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिखेगा नहीं, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज, कम ऑन, अब ये क्वेश्चन बेटा आरटीपी नवंबर 2020 का है, रिसेंट क्वेश्चन है, हमें इसे अच्छे से पक्का करके रखना है। A running business was purchased by Mohan with the following assets and liabilities: cash 2000, land 4000, furniture 1000, stock 2000, creditor 1000 and bank overdraft 2000। तो हम लोगों ने एक रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया, बराबर, हमने एक रनिंग बिजनेस को बेटा एक्वायर किया जिसकी असेट्स लाइबिलिटीज कैसी थी, कैश 2000, लैंड 4000, फर्नीचर 1000, स्टॉक 2000, क्रेडिटर 1000 और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बोलते हैं 2000। तो फिर अभी अपन इसका एंट्री क्या पास करें, इसका एंट्री क्या पास करेंगे, जो जो चीजें अपने पास आ रही है वो सभी चीजें अपन डेबिट करते चलेंगे, बराबर है, लेकिन जो लाइबिलिटीज आ रही हैं वो तो आपको क्रेडिट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आप लिख के रख सकते हैं अपने पास में, कैश अकाउंट डेबिट 2000, लैंड अकाउंट डेबिट 4000,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, $1,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,000, to creditors, account 1,000. Okay, Shivam. To bank overdraft 2,000. तो कैपिटल नहीं आना चाहिए शिवम, इसमें कैपिटल नहीं आना चाहिए। तो वेंडर अकाउंट जिसका आपने धंधा खरीदा है, आपको उसको पे करना चाहिए ना। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या एंट्री पास की है, लेकिन अपन ने धंधा खरीदा है, ठीक है, अपन ने बेटा धंधा खरीदा है, तो अपन ने क्या बोलते हैं उसको पे करना पड़ेगा, बराबर है। तो टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट जो है इसका डिफरेंस आना चाहिए। सही एंट्री बेटा इसकी ये है। सही एंट्री इसकी ये आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ये कहता था कि उसने बिजनेस खरीदा और उतना ही पैसा घर से कैश वो लेकर आ गया, तो फिर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करो तो सही है। तो कैपिटल अकाउंट अगर आप क्रेडिट करो ना तो सही है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना सही नहीं है इस केस में, ठीक है। वैसे तो उसने कहीं ये नहीं दिया है कि आपने उसको पेमेंट कैसे किया वगैरह, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो कैपिटल ऐसे क्रेडिट करना सही नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने कैपिटल क्रेडिट किया है, ठीक है। अगर उसने किया है तो उसका गलत है, ये बात ध्यान में रखिए, उसका गलत है, उसका गलत है बेटा, ठीक है। वो उसने ना कैपिटल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, वेंडर को, और फिर अपन एंट्री पास करते हैं कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या जो भी है, ठीक है। तो ये उसका सही नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आरटीपीज में गलतियां नहीं होती, आरटीपीज एमटीपीज इसमें बहुत गलतियां होती है, ये बात ध्यान में रखिए। अरे आरटीपी एमटीपी तो छोड़ो, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना उसमें भी गलतियां होती हैं ICAI की, उसमें भी गलतियां होती हैं। तो आरटीपी एमटीपी तो बड़ी दूर की बात है। चलो, अभी आपने रिसेंट का मैथ्स का एमटीपी देखा ही होगा जो मैंने अपलोड किया, बराबर है। मैथ्स के एमटीपी में भी टोटल 3 तो ऐसे मिस्टेक थे जो पूरे ही रॉन्ग थे, क्वेश्चन ही रॉन्ग थे। बाकी 2-3 जगह पे कुछ कुछ चीजें वो भूल गए थे लिखना, वो अपन ने ऐसे ही कंसिडर कर लिया। तो ऐसे 5-6 मिस्टेक्स तो एमटीपी में भी थी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ प्री सैंपल्स 1,000, बहुत ही सिंपल सा इसका एंट्री है, हम जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। स्टूडेंट्स कहीं भी अटक जाओ, कहीं भी आपको नहीं समझे, तुरंत पूछ लीजिए, तुरंत। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, कुड पे ओनली 50 पैसा इन अ रूपी। हमारा उससे कितना रुपया लेना था? 600 रुपया हमारा उससे लेना था, आधा उसने दिया, आधा डूब गया। ऐसी एंट्री अपन ने थोड़ी देर पहले भी की थी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। 300 रुपया आया, 300 रुपया डूबा, 600 रुपया रहीम का क्लोज। तो ये उसकी एंट्रीज हैं, ये उसकी एंट्रीज हैं। उसने बस ये वाला पार्ट गलत लिया है, बाकी तो सब कुछ सही है, बाकी तो सब सही है। एक्चुअली तो है ना, ये भी गलत है, कैश उसने नहीं लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जब बैड डेट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, पैसा नॉर्मली बैंक में ही आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में भी है, ये क्वेश्चन है ना, और मतलब ऐसा क्वेश्चन वापस एक बार आया हुआ है। जैसे May 21 वाला तुम देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन आगे फिर से रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन आप देखोगे ना आगे जाके, ये देखिए आरटीपी November 22, जो अभी की आरटीपी है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। May 21 का क्वेश्चन, तो November 22 का जो है वो आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। Employees had taken stock worth 25,000 जिसकी कॉस्ट है 22,500 on the eve of Deepavali. The same was deducted from their salaries in the subsequent month. तो एम्प्लॉयज ने कितना स्टॉक लिया? 25,000 का स्टॉक लिया जिसकी कॉस्ट थी 22,500। कब लिया? दीपावली पे लिया, और उसको हम लोग उनके अगले महीने के सैलरी से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। इनफैक्ट डिडक्ट कर दिया हमने, हमने डिडक्ट कर भी दिया।
तो फिर इन दैट केस हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करते बेटा ऐसे केसेस में, हमेशा याद रखना, सैलरीज अकाउंट डेबिट, हम लोग एडवांस वगैरह नहीं दिखाते, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि अपने पास से तो गुड्स गए और अपन ने अपने एम्प्लॉइज को माल बेचा नहीं है, याद रखिएगा, अपन ने अपने एम्प्लॉइज को माल बेचा नहीं है बेटा। 25,000 का था लेकिन 22,500 कॉस्ट है, अपन कॉस्ट टू कॉस्ट उनको दे देंगे, 22,500 में अपन ने उनको दे दिया, सैलरीज टू परचेजेस 22,500। ओके, सो एम्प्लॉइज ने स्टॉक लिया 25 का, 22,500 उसकी कॉस्ट है, दीपावली पे लिया और उनकी सैलरी से काटा गया उसे, तो अपन ने सैलरी से काट लिया, एंट्री क्या बना, एंट्री बना सैलरीज टू परचेजेस, सैलरीज टू परचेजेस, गुड्स गए अपने पास से। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 16,000, ऑब्वियसली मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश अकाउंट 16,000। नेक्स्ट है ना, मशीनरी के लिए दिया था, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 3400 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश, मालिक की पर्सनल लाइबिलिटी है, ड्रॉइंग्स में जाएगा, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश अकाउंट, है ना, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, तो ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश आपको करना चाहिए। एंड लास्ट, purchase of goods from Naveen on the list price 20,000, he allowed 10% TD, 500 cash discount was also allowed for quick payment। तो हमने गुड्स खरीदा नवीन से 20,000 का, उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो एंट्री कितने की होगी, एंट्री तो 18,000 की होगी, और हमने 500 रुपया हमें कैश डिस्काउंट मिला है, बराबर, सामने वाले ने कैश डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप पैसा कैश में दे रहे होंगे उसको, राइट, आप उसको पैसा कैश में दे रहे होंगे तभी तो कैश डिस्काउंट मिला होगा। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000, है ना, ट्रेड डिस्काउंट काट के बेटा हमने ये लिखा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 माइनस 10%, 18,000 का परचेजेस टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश हमारा 2,000 और टू डिस्काउंट, सॉरी 2,000 लिखा बाय मिस्टेक मैंने, डिस्काउंट हमारा 500 है, तो ये 17,500 है ना, डिस्काउंट हमारा 500 रुपया है, तो पे हमने कितना किया होगा 17,500, तो ये उसका एंट्रीज है। आप देख सकते हैं हमारी बाकी सारी एंट्रीज मैच हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीपी May 22, स्टूडेंट्स एक चीज देख रहे हो, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम के नहीं हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे कभी एग्जाम में आए ही नहीं है, ऐसे आरटीपीज एमटीपीज में बहुत है लेकिन एग्जाम में नहीं आए हैं। आरटीपी May 22, you are required to pass journal entries in the books of Keval, check amounting 9,000 from Hari Krishan in full settlement of his account for 10,000, 10,000 का अमाउंट था, है ना, उसने 9,000 दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में, राइट, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, उसने फुल सेटलमेंट में दिया है तो बचा हुआ तो डिस्काउंट ही होगा, राइट, सो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है, हमें 9,000 मिला, वो भी फुल सेटलमेंट में, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, क्या नाम है उसका, हरीश ही नाम है ना, हरी कृष्ण, हरी कृष्ण, 1,000 का हमारा डिस्काउंट और उसका 10,000 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स जिसका सेल प्राइस 8,000, कैश कॉस्ट प्राइस 6,000 और कैश हमने 1,000 विड्रॉ की, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना हुआ टोटल, ड्रॉइंग्स अकाउंट जो डेबिट होगा, गुड्स कभी भी कॉस्ट प्राइस पे विड्रॉ होते हैं यानी 6,000 पे, और कैश 1,000 का यानी 7,000 का हमारा ड्रॉइंग्स है
टू परचेजेज अकाउंट, जो गुड्स हमने विड्रॉ किया वो तो 6000 का, टू कैश अकाउंट 1000 का, तो कैश अकाउंट 1000 का, टू परचेजेज अकाउंट 6000 का। गुड्स कॉस्टिंग 3000 जिसका सेल प्राइस है 4000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। सो एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स आप इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। टू परचेजेस 3000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, इसका आधा हमारा इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए। वैसे तो कायदे से तो एंट्री होनी चाहिए बैंक टू कमीशन इनकम, ठीक है, पूरा 10,000, और जो आधा अगले साल का है वो एक्चुअली अपन ईयर एंड पे एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली तो ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, लेकिन बुकिश आपको पूछा है तो इसलिए मैं एंट्री पास कर रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, बैंक में हमें मिले 10,000, आधा 5,000 कमीशन इनकम का और 5,000 एडवांस में मिला हुआ है, बराबर ना। आधा हमें कैश में मिला है और आधा क्या है, अगले साल के लिए है। तो हाफ डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर, 5,000 is in advance and 5,000 is for the current year. Purchase second hand machinery from Jawahar 30,000 against a check. Goods of 12,000 जिसकी कॉस्ट थी 9,000 used in repairs of this machinery which is necessary to make it ready for working. बहुत प्यारा सवाल पूछा उसने, एकदम नया है, आपने ऐसा अभी तक नहीं किया कभी। हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 30,000 की चेक से। ओके, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, पहले तो मशीनरी टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 30,000। उसके बाद उसने कहा गुड्स 12,000 जिसका सेल प्राइस है, जिसकी कॉस्ट 9,000 है, वो हमने रिपेयर में यूज कर लिए, बराबर है, उस मशीन के, और वो सेकंड हैंड थी ना, उसको रेडी करने के लिए अपने को गुड्स यूज करने पड़े, तो उसके लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अपने गुड्स गए, और वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही जाएंगे क्योंकि अपन खुद को ही थोड़ी बेचने वाले हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो 9,000 जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ट्रांजैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन कब का है बेटा, मई 22 आरटीपी का है। ऐसा कई बार एग्जाम में देखा गया है कि एक पहले के आरटीपी से सवाल आता है, ठीक है। सो परचेज सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम जवाहर 30,000 अगेंस्ट चेक, जिसका कॉस्ट था, गुड्स 12,000 का था, कॉस्ट उसका 9,000 का था, were used in the repairs of this machinery which is necessary to make it ready for working. तो हमने 30,000 का मशीन खरीदा और 9,000 उसकी कॉस्ट है, ठीक है, अलग से 30,000 टू बैंक हुआ और बाकी का 9,000 जो है वो टू परचेजेस हो गया, ठीक है। तो एक बार एंट्रीज हम लोग चेक कर लेते हैं। पहली वाली बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरिकृष्ण, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस टू कैश 761 सही है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, ठीक है, फ्री सैंपल्स बोलो, सेल प्रमोशन बोलो, सब सही है। बैंक टू कमीशन, जैसा मैंने आपसे कहा था बेटा, अभी ये देखो उसने ना दो एंट्रीज बना दी है, बैंक टू कमीशन, फिर कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कंबाइन एंट्री पास कर ली थी, तो मेरी एंट्री भी सही है, राइट। बैंक टू कमीशन और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मशीनरी टू बैंक 30, मशीनरी टू परचेजेस 9,000, परफेक्ट परफेक्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करेंगे। क्या आप ये होमवर्क में कर सकते हैं? क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखिए। एम्प्लॉइज हैड टेकन स्टॉक 10,000 जिसकी कॉस्ट थी 7,500 ऑन द ईव ऑफ गुरु परब, और वो सैलरी से काटा गया, उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी, फ्री सैंपल्स का क्वेश्चन। और फिर उसने सनी से गुड्स खरीदा था जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट और 200 का कैश डिस्काउंट भी है बिकॉज ऑफ क्विक पेमेंट। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लास में किया है, ठीक है। क्या आप ये होमवर्क में करेंगे? आप बोलोगे तो मैं भी सॉल्व कर लूंगा, आप ये होमवर्क में कर लेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप बोलोगे तो ओरली तो मैं भी आपको एंट्री बता दूं, जैसे इसका एंट्री सैलरी टू परचेज अपन ने किया था 7,500 का सैलरी, इसका एंट्री होगा ड्रॉइंग्स टू पेटी कैश 8,500,
बराबर है। ये गुड्स फ्री सैंपल पे ले गया, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज इज 10,000, बराबर है। इसमें आपको वही एंट्री करने की पड़ेगी, कौन सी, ये वाली वो है जो परचेज अपन ने किया 15,000 का, लेकिन उस पर 10% टीडी, 13,500 का वो, तो परचेज अकाउंट 13,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, बचा 13,300 पेमेंट का। तो मैंने तो सारा का सारा जो है एंट्री भी आपको बता दिया है। और लास्ट एक क्वेश्चन जो आरटीपी नवंबर 22 में आया हुआ है, वो है जर्नल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी गई है ना। तो ये थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, जर्नल पे शॉर्ट नोट पूछी है, आपकी अभी के आरटीपी में है। तो एक बार पॉइंट्स खाली देख लेते हैं कि अपन कौन कौन से पॉइंट्स उसमें कवर करने हैं। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच शुड बी क्रेडिटेड। मतलब जर्नल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ये आप लिख लीजिए। जर्नल क्रिएट्स प्रीलिमिनरी रिकॉर्ड्स, उसे सब्सिडियरी बुक भी कहा जाता है, हमने ये पॉइंट आज भी रिवाइज किया था। सारे ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन ऑर्डिनरी मैनर। जर्नल गिव डिटेल्स रिगार्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन, या नरेशन उसमें होता है। thus journal tells the amount to be debited and credited, also the accounts involved, ठीक है। so this is all from the first unit, that is journal. okay, so journal का हमारा रिवीजन पूरा हो चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो हमने बेसिक्स पूरा रिवाइज कर लिया है ना। सो लेट अस कंक्लूड दिस अकॉर्डिंग। ओके, अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, है ना।